हाँ रुचि जी नमस्कार। नमस्ते विजय जी। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा आप थोड़ा अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो, थोड़ा इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। और सेकंड जो फिर रहेगा कि भाई गुरुकुल कैसा स्टार्ट करने की दिमाग में आई, और थोड़ा आपकी लाइफ की उसके ऊपर जर्नी के ऊपर करेंगे। तो मैं आईआईटी दिल्ली से कंप्यूटर साइंस अंडरग्रेड करने के बाद मैं अमेरिका चला गया था। वहीं हम्म मैंने जॉब किया हम्म और करीब मैं 20-25 साल वहीं रहा। ओके। और इस बीच में मैंने इंडिया भी आने की कोशिश की, हम्म क्योंकि इंडिया भी आना अच्छा लगता था। हम्म अ, तो मैं करीब 4-5 साल इस दौरान मैं इंडिया में भी रहा। हैदराबाद में, बैंगलोर में मैंने कुछ नेचुरल फार्मिंग के ऊपर मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, हॉबी फार्मिंग, वहां से कुछ कुछ सीखा। और फिर फाइनली अभी 2 साल पहले 2023 में मैं परमानेंट इंडिया वापस आ गया हूँ। तो वहां तो मैंने जो जॉब किया था वो आप ये समझिए कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट का काम मैं किया करता था। और इस बीच मैंने दो कंपनीज भी बनाई, एक बीपीओ और एक टेक कंपनी, जो कि अभी भी चल रही हैं, लेकिन मैं उनका पार्ट नहीं हूँ, अब मैंने एग्जिट ले लिया है। तो यूएस में ही है वो कंपनियाँ? हाँ, दोनों दोनों इनकॉर्पोरेट यूएस में हुई थी। अच्छा, यूएस में मैक्सिमम टाइम आप कहाँ पे रहे, या एक ही जगह पे? मैं 99% में न्यूयॉर्क में रहा, अच्छा, न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क। सिटी। अच्छा, यूएस में भी अलग अलग लोकेशंस पे कुछ डाइवर्सिफाइड सिस्टम है, कि मतलब मोर और लेस सिमिलर सा ही सिस्टम है? ओह, मतलब रहन सहन के तरीके की बात कर रहे हैं। रहन सहन, जोग्राफिकल, या जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग, फिर अपॉर्चुनिटीज, इस टाइप से हाँ कुछ? हाँ, बिल्कुल। देखिए, वहाँ मेट्रो एरियाज हैं, हम्म मेट्रोपॉलिटन एरियाज हम्म कई सारे होंगे, कम से कम नहीं तो 25-30 तो होंगे, हम्म शायद ज्यादा ही हों, क्योंकि देखिए वहाँ पे 50 तो स्टेट्स हैं। हम्म तो हर एक स्टेट इतनी ज्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन आधे से ज्यादा तो काफी डेवलप्ड हैं। ओके। तो उनमें सब में एक एक, दो दो, तीन तीन मेट्रोपॉलिटन एरिया होते हैं। हम्म अ, तो अब जैसे न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क स्टेट है, न्यूयॉर्क स्टेट काफी बड़ी है। हम्म और उसमें जो न्यूयॉर्क उसमें जो मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया है वो न्यूयॉर्क सिटी का है, मेट्रोपॉलिटन एरिया। और उसमें आप ये समझ लीजिए कि न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन एरिया में 50% से ज्यादा न्यूयॉर्क की पॉपुलेशन वहीं रहती है। हम्म सो तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि फिर वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, हम्म बाकी स्टेट में काफी कम होगी। तो वहां तो जैसे सबसे बड़ा स्टार्क कंट्रास्ट तो ये दिखता है जब आप वहाँ शहर से बाहर निकल के ड्राइव करने लगे। हम्म आप चलते जाइए और कुछ ज्यादा पॉपुलेशन दिखती नहीं है हम्म सड़कों। जैसे हमारे यहाँ तो सड़कों के दोनों तरफ पॉपुलेशन हो जाती है ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। तो वहाँ काफी एरिया काफी रहता है। आप ये देखिए कि इंडिया की पॉपुलेशन 5 गुनी है अमेरिका से। हाँ हाँ। और एरिया वन और थर्ड या ढाई वन गुना फिफ्थ है एरिया है अमेरिका एरिया का। में। एरिया में 1/5 है। हाँ, मेरे ख्याल से वन फिफ्थ तो नहीं है, वन थर्ड होगा ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, मेरा हाँ। हिसाब था 1/5 है करीब करीब क्षेत्रफल। चलो, ये जो वीडियो हमारे जो देखने वाले हैं वो इसको रीचेक करके अपने को बताएंगे। अच्छा, एक और कोई मतलब मेजर तीन चार या पांच कंट्रास्ट इंडिया वर्सेस यूएस? हाँ, अच्छा, 4-5 कॉन्ट्रास्ट। हम्म सबसे पहला कॉन्ट्रास्ट तो ये हम्म, कि वहां पे सामान्यतः जो आदमी काम करता है वो अपना थोड़ा मन लगा के करता है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। और मैं जो भी 20-25 साल वहां रहा, हम्म गवर्नमेंट से जितनी भी डीलिंग हुई कि भाई आपको ड्राइविंग लाइसेंस खरीदना है या घर बनाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, यू नो,
शादी रजिस्टर करनी है, जो भी चीजें गवर्नमेंट के साथ जो भी मुझे वास्ता पड़ा, कभी भी कहीं भी रिश्वत का कोई स्कोप ही नहीं था। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। ना मैंने ना किसी ने मांगी, ना मैंने किसी से कभी सुना कि किसी ने किसी से मांगी हो। ओके ओके। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वहां करप्शन नहीं होगा, वहां पे थोड़ा हाई लेवल पे करप्शन होगा, लॉबिंग वगैरह होता है, तो लेजिस्लेशन में इन्फ्लुएंसिंग वगैरह और भी होता होगा, जो भी होता होगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ग्रास रूट लेवल पे जीरो है। ओके ओके। तो एक तो ये बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है। दूसरे ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में सोसाइटी में थोड़ी सिविलिटी है। हाँ, यानी कि एक तो लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा इंडिया से तो बहुत बेटर है। भाई अगर ट्रैफिक लॉज हैं तो 99% लोग तो फॉलो करते ही हैं। हमारे यहाँ उल्टा है ना। वहाँ क्या है कि मान लीजिए एक छोटी सड़क बड़ी सड़क में आके राइट एंगल पे मिल रही है, तो हमारे तो क्या है, छोटी सड़क की हो चाहे बड़ी सड़क को कोई ड्राइव करने वाला कोई देखता ही नहीं, वो सीधे घुसे चले आते हैं, है ना। अच्छा, डेंजरस भी होता है वो बहुत, है ना। लेकिन वहां पे रूल है कि जब छोटी सड़क आएगी, पहली बात तो वहां पे एक स्टॉप साइन लगा होगा कि आपको रुकना ही रुकना है ना। और कभी मतलब बाई चांस नहीं भी रुकना हो तो ये रूल है कि भैया अगर आप छोटी सड़क से बड़ी सड़क में आ रहे हैं तो बड़ी सड़क वाले को राइट ऑफ वे है, तो आप वेट करिए जब तक कि सेफली सारी कारें निकल नहीं जाती हैं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। किसी को ब्रेक ना लगाना पड़े, कोई आ रहा है अपनी तेज रफ्तार से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप घुस गए इस वजह से उसे ब्रेक लगाना पड़ रहा है, वेट कीजिए। अब क्योंकि ट्रैफिक इंडिया जितना नहीं है तो मतलब वेट करने में भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो इस तरह से एक तो ये है कि तो ट्रैफिक बड़ा रिलेटिवली काफी स्मूथ चलता है, ज्यादा टेंशन नहीं होती। फिर एक चीज ये दिखाई देती है कि जनरली तो न्यूयॉर्क एरिया में तो मैं रहा, वहां पे बारिश होती रहती है अक्सर, तो एकदम हरा भरा, धूल मिट्टी जैसी चीज ही नहीं है, सब कुछ एकदम चमकता सा रहता है, धुला हुआ। पॉल्यूशन में काफी कंट्रास्ट है, पॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा कम है। आप अगर AQI देखिएगा तो एयर क्वालिटी इंडेक्स वहां पे न्यूयॉर्क और जनरली सभी सिटीज का काफी कम रहता है, 25, 30, 40 के आसपास या उससे भी कम। अब ये तो मतलब यूएस के मतलब अपसाइड हो गए। हाँ, इंडिया के भी कुछ अपसाइड्स हैं कि भाई इंडिया के प्लस पॉइंट। हाँ, इंडिया के प्लस पॉइंट भाई इंडिया की तो भाई सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अपना यही है कि भाई अपना घर है। यहीं जन्म लिया है, बड़े हुए हैं, एजुकेशन भी यहीं हुई है, सारा सब जो क्लोज रिलेशनशिप्स हैं वो सब यहीं हैं, फैमिली है, तो वो तो होता ही है। फिर कल्चरल फैमिलियरिटी होती है, जिस चीज में भी आप बड़े हुए हैं वो घर जैसा लगता है, उसमें कंफर्ट होता है। और फिर जो खान पान में बहुत बड़ा बहुत मुझे तो कम से कम बहुत फर्क पता चलता है, मतलब क्या आप खाएं वगैरह वगैरह। अब हालांकि जहां मैं न्यूयॉर्क में रहता था वो काफी कॉस्मोपॉलिटन जगह है, वहां पे तो बल्कि 100-150 नेशनैलिटीज के लोग रहते हैं, इतनी लैंग्वेज वहां बोली जाती हैं। तो मैं तो जहाँ रहता था वहाँ काफी डाइवर्सिटी थी, वहां पे इंडियन खाना वगैरह भी सब आराम से मिलता था। लेकिन जो अपना मजा यहाँ है ना कि सड़क पे निकले और आप इडली वड़ा खा रहे हैं और गोलगप्पा खा रहे हैं और जो भी मतलब जो भी हम खा पी के बड़े हुए हैं वो जितनी सुविधा से यहाँ मिलता है, अगर आप कहीं चले जाएं, ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरी स्टेट में चले गए तो खाना पीना मुश्किल हो गया, है ना। तो वो खाने पीने के हिसाब, और जितनी हम तो वहां पे जैसे अब वो नॉन वेज का वो ज्यादा रहता है, बहुत ही ज्यादा प्रचलन। आप ये समझिए कि कोई भी रेस्टोरेंट होगा वो 95% तो उसमें जो चीजें होंगी वो नॉन वेज ही होंगी।
ठीक ठीक ठीक। मतलब आपको 5% बचा, उसमें से आप खा पी के काम चला लीजिए, मतलब जनरली। ठीक ठीक ठीक। ऑफकोर्स अब थोड़ा ट्रेंड बढ़ रहा है हेल्थ के लिए, वहां भी थोड़ा वेज रेस्टोरेंट खुलने शुरू हुए हैं, पर वो सब जगह नहीं होते। अम, और बाकी वहाँ बाकी और क्या, और बताइए और किस चीज के बारे में अच्छे पॉइंट, हाँ आप पूछ रहे थे और क्या अच्छे पॉइंट्स है अपने देश के। तो जो आप ये समझिए कि एक जो यहाँ 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 थोड़ा यहाँ एटलीस्ट जो हमारा सर्कल है, जिसकी लोग अच्छे अच्छे जॉब्स पे हैं, किसी को पैसे का कोई प्रेशर नहीं है, तो ज्यादातर लोग हैं ना हमारे सर्कल में, तो इनके लिए दोस्तों में घुलना मिलना थोड़ा आसान रहता है, सोशलाइजेशन जिसे बोलते हैं ना। ओके ओके। तो सोशलाइजेशन आसान रहता है, आरामदायक रहता है। वहां पे थोड़ा वो थोड़ा दिक्कत होती है, आप थोड़ा आपको प्लानिंग ज्यादा करनी पड़ती है, मिलने के लिए टाइम निकालना पड़ता है। यहाँ पे आराम से हो जाता है। ऐसा नहीं लगता कि अगर आपने घर पे कई लोगों को होस्ट किया है, पार्टी घर पे की है, तो ऐसा नहीं लगता कि हाँ भाई बहुत बड़ा काम हो गया, बहुत बड़ा काम आपके ऊपर आ पड़ा है, क्योंकि आपके पास घर में थोड़ी हेल्प वगैरह होती है, तो काम करने वाले होते हैं जो काम करके चले जाते हैं। तो तो ऑफ कोर्स जो वहां पे जो बहुत ज्यादा जो अमीर लोग होंगे, उनको भी वो सुविधा होगी, जो बहुत ज्यादा होंगे। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंटरप्रेन्योरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ वहाँ के अपसाइड होंगे, कुछ डाउन साइड होंगे, कुछ इंडिया के होंगे, सेफ्टी, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। बिजनेस तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जैसे, जिसमें एक सस्टेन करने के लिए एक वो मैटर करता है, उस एंगल से थोड़ा देखिए। ऐसा है कि वहाँ की अमेरिका की जो 60-70% पॉपुलेशन है, उनका हैंड टू माउथ चलता है, उनके पास कोई सेविंग्स नहीं होती। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। तो अब कोई सोचेगा कि अच्छा सेविंग नहीं है, तो अगर आपका जॉब चला जाता है तो आप क्या करोगे, आपको तो खाने के लाले पड़ जाएंगे इमीडिएटली, है कि नहीं। हाँ। तो उसके लिए वहां इस तरह की चीजें होती हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। अच्छा अच्छा, ठीक। तो जब तक आप एम्प्लॉयड रहते हैं, आपका कुछ 7-8% पैसा कट के आपके एक गवर्नमेंट के अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस पूल में जाता रहता है। और फिर अगर आपका जॉब चला जाता है और दूसरा जॉब आपको भी नहीं मिला है, तो आपको अपनी सैलरी का कुछ परसेंटेज वो मंथली देते हैं। आप समझ लो, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कितना वो होता है, पर आप समझिए कि कुछ उसकी अपर लिमिट होती है एक, एक्चुअली नहीं कि 50% ही मिलेगा, वो एक्चुअली कुछ लिमिट होती है, मेरे ख्याल कुछ $3-4 हजार पर मंथ आपको मिल जाता है, ऐसा। तो उससे आपका बस ये नहीं होता कि आप बिल्कुल ही जीरो हुए, और आप थोड़ा बहुत आता रहता है, तो उससे फिर आपको है वो करीब 6-8 महीने तक मिलता है। अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ, ये नहीं कि परमानेंट हो गया, तब तक आप कुछ और ढूंढ लीजिए। तो इस तरह की चीजें रहती हैं। और फिर बिजनेस करना वहां पे देखिए क्या है कि वहां पे थोड़ा बाइंग पावर ज्यादा है लोगों की, है ना, तो फिर इसलिए छोटे बिजनेस थोड़े चल जाते हैं। हाँ। तो अभी जैसे एक मान लो सिनेरियो लेते हैं कि किसी की 5-6 महीने या साल भर के लिए
उसको दूसरी जॉब ढूंढने में लग जाता है, या यही सेम आप लगाइए कि किसी को बिजनेस स्टार्ट करने में या बिजनेस को टर्न अराउंड करने में साल 2 साल लग जाता है, तो उसके लिए बेटर क्या ऑप्शन रहेगा? मान लो कोई इंडियन है, अमेरिकन हो, उसके लिए तो ठीक है, अमेरिका में तरह तरह की चीज़ें हो सकती हैं, एक मतलब एक अलग टाइप की उनके लिए अपना एक वो बन जाएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स वाला सर्कल। मान लो यहाँ से जो हमारे जाते हैं उनके लिए क्या रहेगा इसमें, उनके लिए क्या डिफिकल्टीज हैं? उस केस में इंडिया कहाँ मतलब स्टैंड करता अ, अच्छा, आप पूछ रहे हैं कि अगर जॉब किसी का चला जाता है है? हाँ, तो वो और वो उसने डिसाइड किया कि वो अपना बिजनेस बनाएगा। नहीं हो सकता है दूसरी जॉब मिलने में मान लो उसको साल लग गया, हम्म या वो सर्टेनिटी नहीं हो रही है, हम्म ठीक है, एक तो केस ये है। दूसरा केस ये है, कोई जॉब छोड़ के सोचता है कि मैं स्टार्टअप कर लूँ वहाँ पे, हम्म अपना स्टार्टअप, क्योंकि उसमें भी वो अनसर्टेनिटी है सिमिलर, हम्म फाइंडिंग ए न्यू जॉब और एक नया बिजनेस अपना स्टार्ट करना, दोनों, उसमें वहाँ पे कितना रिस्की है, क्या है, मतलब क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्या जनरली होता है लोगों देखिए, वहां पे ना कॉस्ट ऑफ लिविंग रिलेटिवली मैं कहूंगा कि इंडिया से ज्यादा है, काफी ज्यादा है। सो ये ये जो ये इसको डायरेक्टली कंपेयर करना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हम्म, सोच रहा हूं मैं। मैं आपके लिए थोड़ा आसान कर देता हूँ हाँ, ये। बताइए बताइए। इसमें जैसे इंडिया में किसी की 1 साल जॉब नहीं लगी, और या फिर उसको बिजनेस में करना है, अगर वो स्टेप बाय स्टेप कर रहा है, तो वो मतलब सस्टेनेबिलिटी है कि वो अपने खर्चे या लाइफस्टाइल ऐसा कर सकता है कि 1-2 साल बड़ी बात नहीं है। पर जैसे मैंने कुछ सुना है, मुझे पता नहीं कितना वहाँ पे किस हद तक ये सही है, वहाँ पे मतलब रेंटल कॉस्ट और जो इवन फूड की जो बेसिक कॉस्ट भी इतनी हाई है, तो देखिए वहाँ, हाँ, वहाँ कई सारे खर्चे हैं जो कि इंडिया में नहीं होते हैं जनरली, या कम होते हम्म, हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका मान लीजिए आप घर किराए पे रखे हुए हैं, हम्म, तो वहाँ जो रिलेटिव कॉस्ट है रेंट की वो यहाँ से ज्यादा है। हम्म, आप जो जो ना जनरली जो मीडियन, आप मान लीजिए मीडियन सैलरी लीजिए, मीडियन रेंट लीजिए, हम्म, तो वो इंडिया में वो रेंट काफी सस्ता होगा, वहाँ काफी महंगा होगा। हम्म, बल्कि आप ये समझिए कि ये माना जाता है वहां पे न्यूयॉर्क में फॉर एग्जांपल हम्म, कि आपको अगर आपको 40% तक का अपना सैलरी हम्म, रेंट में देना पड़ सकता है, हम्म, ये माना जाता है। तो जैसे जो लैंडलॉर्ड है हम्म, वो देखते हैं कि भाई कम से कम आपका जो सैलरी है वो 2.5 गुना हो हम्म। rent से। नहीं तो आपको देंगे ही नहीं कि भाई अरे 40% से ज्यादा में कैसे गुजारा करोगे। जैसे एवरेज रेंट क्या रहता है, जैसे अभी मतलब और क्या हुआ है मैं बताता हूँ। तो न्यूयॉर्क एरिया में तो काफी बढ़ गए हैं रेंट पिछले, ये कोविड के बाद हम्म, बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं रेंट, डबल डबल हो गए हैं। हम्म, तो जहां मैं रहता था न्यूयॉर्क में, वहां अभी एक 2 बेडरूम घर का रेंट होगा करीब 3 या 4 हजार डॉलर पर मंथ। तो मतलब और फूड वाला जनरली एक्सपेंसिव। फूड का एक्सपेंस होगा, आप ये समझ लीजिए अगर फैमिली ऑफ 4 है तो फूड का एक्सपेंस होगा, अगर आप बाहर ना खाएं तो, हम्म, अगर आप घर पे ही खाते हैं तो आप समझिए 1,000-1,500 डॉलर। अच्छा, तो मतलब ये 5-6 लाख के खर्चे हो जाते हैं ये। हाँ, लेकिन ये तो बिगेस्ट, ये तो अभी बड़े बड़े खर्चे तो वो हैं हम्म, कि हेल्थ इंश्योरेंस होता है, हम्म,
उसमें आपका फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस 2000 पर मंथ, $2000 पर मंथ तक हो सकता है आराम से, ज्यादा भी हो सकता है। फिर जनरल हेल्थ अलग का, जनरल हेल्थ इंश्योरेंस अलग होगी, डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस अलग होगी। ओके ओके। फिर फिर और मेजर खर्चे आपके, हाँ तो न्यूयॉर्क में तो बिना कार रखे काम चल जाता है, लेकिन आप और कहीं रहेंगे पूरे अमेरिका में तो आपको कार भी 100% रखनी पड़ेगी। तो उसका कार का खर्चा, एक तो कार खरीदने का खर्चा, ऊपर से उसको ऑपरेट करने का खर्चा। हाँ, फिर टोल्स वगैरह वहां भी काफी हाई होते हैं, यहीं की तरह, इंडिया की तरह। और एक कार की इंश्योरेंस होती है, वो भी काफी हाई होती है सिटीज में। और ये सब बढ़ते ही जाते हैं। होम इंश्योरेंस का भी काफी खर्चा होता है। होम इंश्योरेंस जरूरी भी होती है। मान लीजिए अगर आपका रेंटल है तो आपको होम इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, पर अगर आपका अपना घर है तो आपको होम इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी। और प्रॉपर्टी टैक्स काफी हाई होते हैं। ओके ओके। तो इसका ये सारा हम क्या करेंगे, एक कंपैरेटिव एनालिसिस परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से कुछ करके डाल देंगे एक बार लिंक में, ये जो वीडियो का लिंक रहेगा। आप एक इस पे ओवरऑल एवरेज सा समझ में आ जाएगा व्यूअर्स को भी, मुझे भी अंडरस्टैंडिंग होगी। मुझे भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी इतनी, इतने सारे फैक्टर्स होते हैं जो यहाँ पे हो सकता है हो ही नहीं बेसिकली। दूसरा क्या है, आपका मेजर क्या रीजन था कि मतलब आप बार बार इंडिया आते रहे और कहते हो आपका मन थोड़ा इधर ही लगा हुआ था? तो मुझे क्या लगता है, ये पर्सनालिटी वाली चीज होती है कि कहाँ आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। ओके ओके। मैं शुरू में तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहां जाके। हाँ हाँ ठीक ठीक। लेकिन फिर मुझे कुछ शुरू में तो अच्छा लगा मुझे जाके काफी, मुझे लगता था अरे वाह यार ये तो बहुत बढ़िया जगह है। लेकिन 4-5 साल रहते रहते फिर थोड़ी बोरियत होनी शुरू हुई। और एक तो यही है कि न्यूयॉर्क में था मैं, वहाँ ठंड भी काफी होती है 6 महीने। तो वो भी कुछ अच्छा नहीं लगा, काफी काफी ज्यादा ठंड होती है। तो वो हमारा इंडिया का वेदर काफी बेटर है उससे। तो एक तो वो था कारण, मुझे लगता था कि यार इतनी ठंड में क्यों रहो थोड़ा। लेकिन एक्चुअली सबसे ज्यादा क्या है कि फैमिली में आपके 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 माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, तो अगर इंडिया में हैं तो एक्सटेंडेड टाइम के लिए, साल साल भर के लिए उनसे दूर रहना ये कुछ फुलफिलिंग सा नहीं था। ओके ओके। ऐसा लगता था कि भाई फैमिली के साथ होना जरूरी है। तो एक मेन कारण तो वो था। दूसरा है कम्युनिटी एंगेजमेंट, कि यहाँ पे जिस तरह का कम्युनिटी एंगेजमेंट पॉसिबल है वो वहां मेरे लिए नहीं था, किसी और के लिए हो सकता है। लेकिन मुझे जैसे बहुत लोगों से बात करने में अच्छा लगता है, सब तरीके के उनकी कहानियां, लाइफ स्टोरी पूछने में। और बस हाँ, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे अच्छा लगता है। हाँ, इस तो मेन कारण तो वही था। तो फिर मैं इसी एंगल से आया था वापस कि चलो इंडिया में सेटल होते हैं। लेकिन वो फिर जो भी किया मैंने, चाहे वो फार्मिंग की या जो भी, मैंने कुछ आईटी वगैरह का काम भी किया, बिजनेस, तो वो फाइनली मुझे 2 बार मैंने किया ये काम, लेकिन दोनों बार मैं फिर वापस चला गया यूएस। नहीं, यहाँ तो बहुत झमेला है। तो फिर अब
फिर उसके बाद जब मैं 50 क्रॉस कर लिया हम्म, तो फिर मुझे लगा हम्म, कि यार मैं यहाँ तो मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता हूँ अमेरिका में, ठीक ठीक ठीक। क्योंकि वो बस वो है, वो आइसोलेटेड सी लाइफ है। ओके ओके ओके। हाँ, वो मुझे बिल्कुल बिल्कुल मतलब ये तो बिल्कुल ही मेरे लिए अनथिंकेबल लगता है। ठीक ठीक ठीक। मैं अपने जो आगे की एज है 60+, हम्म, वो मैं वहां बिताऊं, हम्म। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तो अभी आपका जो यहाँ पे वेंचर है, गुरुकुल, हम्म। थोड़ा सा ब्रीफली बताएं उसके बाद, उसके ऊपर कभी आगे सेशंस में पूरा फिलोसफी क्या गुरुकुल है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट थोड़ा सा टच करें उसको कि यहाँ पे क्या 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 कर रहे हो आप। तो अ, मेरा मोटिवेशन गुरुकुल करने का ये है कि एक तो ये मेरे शुरू से ही दिमाग में था कि मैं कुछ स्कूल या ऐसी कोई चीज करूंगा। हम्म, ये मैं काफी पहले से सोचता था, क्योंकि मुझे लगता था हम्म, कि बच्चों के साथ काम करने में आपको भी आनंद, मुझे भी आनंद आएगा, हम्म, है ना। ठीक 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 ठीक। तो उस हिसाब से, हालांकि मैंने कभी कभी फॉर्मली पढ़ाया नहीं है बच्चों को, हम्म, मेरे अपने बच्चे भी नहीं हैं, ठीक ठीक। लेकिन मुझे हमेशा ये मेरे मन में था हम्म, कि बच्चों के साथ काम करने में, बच्चों को पढ़ाने में, खेलने कूदने में उनके साथ, हम्म, वो अच्छी लाइफ है। ठीक ठीक। तो ये मेरे दिमाग में पहले से था, लेकिन एक्चुअली गुरुकुल परंपरा के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। हम्म, तो फिर 3 साल पहले मैं इंडिया आया हुआ था, तो मेरा संपर्क हुआ कुछ लोगों के साथ, जो कि जो भारत में जो गुरुकुल परंपरा है उसके साथ ये लोग जुड़े हुए थे। हम्म, तो मैंने जाके, तो फिर मुझे पता चलना शुरू हुआ कि क्या है। तो मुझे समझ में आया कि काफी सारे गुरुकुल तो आर्य समाजी परंपरा से चल रहे हैं, हम्म, जो कि ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने रिवाइव किए हम्म, या खुलवाए, या उनके अनुयायियों ने बाद में खोले। हम्म, और मैं बहुत प्रभावित हुआ उनके डेडिकेशन से, हम्म, कि ये मैं उन लोगों से मिला और मैंने देखा कि कैसे वो लोग सादगी से जीते हैं, और अपने आप को शास्त्रों के प्रति समर्पित करते हैं, अपने को राष्ट्र के प्रति समर्पित करते हैं। हम्म, फिर मुझे इस तरह की भी चीजें समझ में पता लगी कि कैसे भगत सिंह, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, जो कि इतनी कम उम्र में जिन्होंने इतना साहस दिखाया और देश के लिए बलिदान दिया, हम्म, ये सभी के सभी गुरुकुल परंपरा से आते हैं। अच्छा अच्छा। सो धीरे धीरे मेरे मन में गुरुकुल परंपरा के प्रति बहुत आदर हो गया। हम्म, और ये तो पहले से भी, और एक एक चीज और है इतनी ही इम्पोर्टेंट, कि मैं करीब पिछले 25 साल से कुछ आध्यात्म मार्ग पे चल रहा हूँ। हम्म, तो इसका मतलब ये है कि मैं इसी तरह के विषयों में, अध्यात्म से जो संबंधित विषय होते हैं, उन्हीं को पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, उसी तरह के वीडियो देखना मुझे अच्छा लगता है। मैं उस तरह के लोगों से मिलता हूँ, से बातचीत करता हूँ। हाँ, और सिर्फ अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ भारतीय परंपरा में ही अध्यात्म है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन में भी है। वहां भी कुछ अच्छे अच्छे टीचर हुए हैं, अभी भी हैं कुछ। तो सभी की मैंने पुस्तकें पढ़ी, और फिर धीरे धीरे मुझे मुझे ऐसा आभास हुआ कि हमारी जो एजुकेशन है, जो हमारी, जैसे आप ये समझिए कि साइंटिफिक वेस्टर्न एजुकेशन हुई, हालांकि मैं यूपी बोर्ड का पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी काफी वेस्टर्न सी एजुकेशन थी, और इंग्लिश पे भी काफी जोर था, इंग्लिश लिटरेचर पे। और संस्कृत पे ज्यादा जोर था नहीं, 8वीं कक्षा के बाद हमने संस्कृत भी नहीं पढ़ी। और हम जो हमारे
शास्त्र हैं जिनमें बहुत ही जिनमें विजडम है। हाँ, तो वो उपनिषद हैं, उनमें उनका मुझे तो कम से कम कुछ ज्ञान ही नहीं था उनके बारे में। नहीं, तो ये तो 90% क्या 99% लोगों को सुपरफिशियल थोड़ा बहुत आइडिया रहता है, बाकी डिटेल में तो मेरे ख्याल से कोई एक बुक भी नहीं पढ़ी रहती किसी ने भी। तो एजुकेशन सिस्टम पे हम करेंगे बात, और इनफैक्ट आपसे तो कि कंपटीशन का क्या मायना है, क्योंकि आप आईआईटी में मतलब डबल डिजिट रैंक होल्डर हो। डबल डिजिट मतलब 100 से नीचे रैंक, ऐसा 25th रैंक था आपका, और उसी में शायद कंप्यूटर साइंस मिलता है दिल्ली में। तो उसके ऊपर भी एक पूरा सेशन करेंगे हम। आज अभी आप अच्छा अभी गुरुकुल जैसे कहाँ पे है और कैसे आप ये ट्रस्ट गुरुकुल बनाया, कैसे? मेरठ डिस्ट्रिक्ट में एक सरदना ब्लॉक है, तहसील सरदना, उसमें एक गांव है कक्केपुर, वहां हम बना रहे हैं। तो हम इसमें मेनली 3 लोग जुड़े हुए हैं। एक तो हैं जो वहीं रहते हैं, जिनकी गौशाला भी है, राजू त्यागी। तो वो तो आप ये समझिए कि पूरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम देख रहे हैं। और तो आपके ट्रस्ट का क्या नाम है? ट्रस्ट का नाम है सर्वे सुखीना ट्रस्ट। अच्छा, तो इसमें आप और साथ में वो जो गौशाला राजू त्यागी जी? हाँ, हम दोनों जुड़े हैं। ओके। और बस अभी 3-4 महीने, शायद 3 महीने और लगेंगे, ये जून तक बिल्डिंग तैयार हो जानी चाहिए। और हमारे साथ एक और जुड़े हुए हैं व्यक्ति, ललित मोहन। ये भी मेरठ के रहने वाले हैं, और इनकी बच्चियां खुद गुरुकुल में पढ़ती हैं, और ये हमारा संचालन संभालेंगे गुरुकुल का। और जो संस्कृत आचार्य हैं वो तो हम किसी और गुरुकुल से लेंगे ही। तो ये सब अब मार्च अप्रैल के महीने में सेटल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आइडिया ये है कि हम संस्कृत बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे बच्चों को, जिससे कि उनको अपने आप शास्त्रों का ज्ञान हो। और मेरी फिलॉसफी तो ये है कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई शास्त्र में ऐसा लिखा था तो मैंने कर दिया या मैंने मान लिया। आपको उसको तभी करना या मानना चाहिए जब आप कुछ मंथन करके आपको लगे कि हाँ ये ठीक है। हाँ, पहले आपको मालूम ना भी हो कि क्या ठीक है या क्या नहीं, तो आप तब तक आप कुछ मत मानिए, आप उसको सिर्फ एक मत समझिए। शास्त्र में जो लिखा है आप उसको समझिए कि हाँ ठीक है, ऋषियों ने कुछ लिखा है, उनका मत था, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मुझ पे अप्लाई करता है या आज भी अप्लाई करता है। लेकिन जो जैसा मैं देख रहा हूं कि जिस दिशा में हमारे सभ्यता, हम मनुष्य जा रहा है, बेसिकली जितना पोल्यूशन है, बेसिकली जितनी बुराइयां हैं समाज में, जितना एंग्विश है, मार पड़ी हुई है, प्रकृति का तो एकदम पूरा बलात्कार हो रहा है। तो वो देखते हुए हम सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो शास्त्र आपको समझाते हैं कि आप जो सारे देव हैं, देवों के लिए यज्ञ कीजिए। आप तो वो यज्ञ, भाई एक तो यज्ञ हो गया कि आप रिचुअलिस्टिक हो गया, आप उस तरह से यज्ञ कीजिए।
यज्ञ तो अलग तरीके से भी होता है, जो कि जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं उनको रिप्लेनिश करके यज्ञ होता है। तो इसका मतलब अगर रिवर में पोल्यूशन है तो आप वो खत्म कीजिए, हवा में पोल्यूशन है तो आप वो खत्म कीजिए। तो ये तो ये तो शास्त्रों ने ये तो बेसिक टीचिंग है उनकी। तो मेरा ये मानना है कि जब ये बच्चे शास्त्रों की टीचिंग्स को पढ़ेंगे, आत्मसात करेंगे, तो तो उनके विचार वैसे ही बनेंगे कि वो समाज के लिए करें, पृथ्वी के लिए करें, सारी मानवता के लिए कुछ करें। लेकिन साथ ही साथ उनको पूरी मॉडर्न एजुकेशन भी हम देंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी से ही आजकल आदमी एनेबल होता है ज्यादातर। तो इसलिए उनको ऐसी ही ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो पूरे सक्षम हो। जो बाकी स्कूलों की एजुकेशन होती है जनरली, उससे हम बेटर एजुकेशन देंगे, क्योंकि एजुकेशन प्रैक्टिकल होगी और कंप्यूटर लिटरेट तो सबके सब होंगे ही। और उनको सिर्फ उनको उनको उनका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा। ये नहीं कि उनको आईआईटी क्लियर करना है या उनको नीट क्लियर करना है, टॉप मार्क्स लाने हैं, वो सेकेंडरी है, उसके अगेंस्ट नहीं है हम, वो सेकेंडरी है। लेकिन पहले कि उनका सॉलिड बेस बने, उनकी वैल्यूज का सॉलिड बेस बने, वो अपने विचारों को दूसरों के सामने रखने में सक्षम हो, वो धारा प्रवाह बोलें, कई लैंग्वेजेस में, हिंदी में भी बोलें धारा प्रवाह, इंग्लिश में भी धारा प्रवाह बोलें। और सबसे ज्यादा तो उनका डिसिप्लिन, उनका इंटरनल डिसिप्लिन जो होगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो सारी प्रॉब्लम्स का जड़ है वो ये कि ना तो हम डिसिप्लिन की वैल्यू समझते हैं और ना ही डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करते हैं। सबका हमारा यही, हमारी जो मनस्थिति रहती है वो यही रहती है कि मन ने जो कहा वो कर लिया, मन ने जो कहा वो कर लिया, बस। मेरा मन हुआ मैंने कर लिया, मेरा मन हुआ मैंने ये खा लिया, मेरा मन हुआ मैंने वो कर लिया, चाहे वो आपके लिए ठीक हो ना हो, परिवार के लिए ठीक ना हो, पर मेरा मन हुआ मैंने कर लिया। तो मन पे, ये मन बड़ी टेढ़ी चीज है, और बचपन से ही मन को सही दिशा में अगर ढाला जाए वो ज्यादा आसान है, बजाय ये कि बाद में उसको लाइन पे लाया जाए। सिगरेट कभी ना ही पीना ज्यादा आसान है, बजाय इसके कि पहले सिगरेट की लत पड़े 15-20 साल और फिर वो छोड़ी जाए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ, तो शुरू से ही मन पे कंट्रोल करना और समझना कि मन देखिए क्या है, मन अपना एंजॉयमेंट ढूंढता है, तो वो एंजॉयमेंट तो किसी भी चीज में ढूंढा जा सकता है ना। तो जरूरी थोड़ी है कि वो क्रिकेट मैच देखने में ही मन को आनंद आएगा, या शराब पीने में ही मन को आनंद आएगा। भाई आप कोशिश कीजिए, आप दूसरी चीजों में भी आनंद ला सकते हैं, आप समाज सेवा करने में भी आनंद ला सकते हैं, आप करके देखिए, ट्राई कीजिए। तो रुचिर जी, आज की तो एक जेनरिक सी चर्चा थी हमारी, आपका एक मतलब इंट्रोडक्टरी हमारा एक सेशन हो गया आपके साथ। नेक्स्ट हम कुछ टॉपिक वाइज सेशन करेंगे, मे बी इसको हम एपिसोड 1 नाम दे देंगे। एक जैसे हम पर्टिकुलर एक केस लेके करेंगे कि भाई जो मॉडर्न एजुकेशन है वो कैसे, जैसे मान लो आपको बड़ा वो तजुर्बा हुआ कि आईआईटी के लिए कैसे प्रिपेयर किया, फिर आपकी एक पूरी जर्नी रही है, और उसके अल्टरनेट क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। जैसे आजकल और भी अल्टरनेट एजुकेशन के मोड चल रहे हैं, और एक गुरुकुल तो है ही कि जो एक बैलेंस्ड ओवरऑल अप्रोच के साथ किसी ह्यूमन बीइंग को डेवलप करता है।
और एक गुरुकुल के ऊपर और डिटेल में करेंगे कि किस टाइप की टीचिंग क्या क्या रहेगा, क्या करिकुलम रहेगा, ठीक है ना। एक इसका गुरुकुल का जो है ना, हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे सारा ब्यौरा कि कहाँ लोकेशन है, क्या है, सारी चीज़ें। तो आगे फिर एक्सप्लोर करते हैं और कुछ अलग टॉपिक लेके। तो मेरे ख्याल से ख़त्म किया जाए चर्चा को। चलिए विजय जी। एक सेकेंड, मैं उसको रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ अभी।